हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है 25 नवंबर की वो मैं डिस्कस करूँगी। द हिंदू जो है वो सोर्स रहेगा इसमें। क्लियर? तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं और पास्ट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो डिस्कशन जो है वो ध्यान से सुनना आप लोगों ने। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। ठीक है, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, जो सर्वे 5th निकल के आया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे फिर से, और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी जिन्होंने कल लेक्चर सुना था। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th है 2019 में ये कंडक्ट करवाया गया। रिलीज कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये पिक्चर में रहती है रिलेटेड टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ओके, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये लार्ज स्केल का सर्वे रहता है हमारी इंडिया में। तो मल्टी राउंड सर्वे है जो कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो सैंपल्स जो लिए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स जो है हाउस होल्ड जो रहते हैं हमारी कंट्री में थ्रू आउट द इंडिया, वहाँ से ही सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? ये जो कंडक्ट करवाया जाता है किसके अंडर कंडक्ट करवाया जाता है? पहली बात तो आप लोगों ने यही याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो है मुंबई बेस्ड है, तो ये भी पिक्चर में रहेगी। तो ये क्या है? नोडल एजेंसी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th है, ये जो डाटा जो है ये कैप्चर किया गया 2019-20 का किया गया। अराउंड 7 लाख जो हाउस होल्ड है वहाँ से डाटा जो है उसकी कलेक्शन की गई, और इंडिकेटर्स जो है 67 इंडिकेटर्स बेस्ड जो है चीज़ों को कलेक्ट किया गया और कवर किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का डाटा। ठीक है, तो सारे तो 67 हमने रटने नहीं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो दे रखे हैं इंडिकेटर्स उसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है। पहले जो बात की जा रही है पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल की बात की जा रही है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी बढ़ रही है किस एरिया में। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोफाइल क्या क्या है, यानी कि कितनी फैमिली में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। मैरिज एंड फर्टिलिटी, यानी कि बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये भी देखा जाएगा। मैरिज जो है यानी कि विवाह शादी से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी, उससे रिलेटेड डाटा। फैमिली प्लानिंग किस हिसाब से चल रही है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसके बारे में भी सर्वे किया गया। ठीक है, डिलीवरी जो केयर है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं। पहले क्या था, घर पे ही डिलीवरी जो है बच्चे की होती थी। ठीक है, उसके कारण क्या होता था, कई बार मदर की जान चली जाती थी तो कई बार बच्चे की जान चली जाती थी। ठीक है, तो अभी जो है इंस्टीट्यूशन में यानी कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी केयर्स प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं, उस बेस पे भी डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया। वैक्सीनेशन जो है यानी कि जो इंजेक्शंस वगैरह जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, स्पेशली जो कोविड-19 के हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन जो ले रहे हैं लोग। क्लियर? तो ट्रीटमेंट जो है चाइल्डहुड डिजीज़ का वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं। न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो भी इसके हिसाब से भी चीज़ें देखी गई। खून की कमी जो बच्चों में रहती है, महिलाओं में रहती है, वो कितनी है, बच्चों में कितनी है, महिलाओं में कितनी है, पुरुषों में कितनी है, ये भी सारी चीज़ को एनालाइज़ किया गया। डायबिटीज़ जो है आज के टाइम में बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को मिलती हैं, बड़ों में तो है ही है। ठीक है, हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में है, जिसके कारण बाद में हार्ट अटैक के रीजंस भी बनते हैं। कैंसर एग्जामिनेशन किया गया। ये सारे जो इंडिकेटर्स है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इसी बेस पे जो है ये डाटा कलेक्ट किया गया। बाकी तो 67 है, वो रटने नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फैमिली हेल्थ सर्वे है ये अभी 5th कंडक्ट करवाया गया। इससे पहले जो कंडक्ट करवाए गए उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट करवाया गया 1992 में करवाया गया। सेकंड जो था 1998 में, थर्ड 2005 में, फोर्थ जो है 2015 में, फिफ्थ रहा 2018 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि पहला जो है वो कब कंडक्ट करवाया गया और लास्ट जो है जो अभी, ठीक है, वो कब कंडक्ट करवाया गया। क्लियर? अब बात करते हैं इस ईयर जो रेडिकल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। स्पेशली इम्प्रूवमेंट किस सेक्टर में देखने को मिला? मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड सेक्स रेशियो एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, इस बेस पे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस सेक्टर में देखने को मिली। ठीक है, यानी कि बच्चों की हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। सेक्स रेशियो यानी कि आप बोल सकते हैं
जो 1000 मैन हैं, ठीक है, उस पे जो वुमेन्स की जो संख्या वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है, जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनका जन्म ज़्यादा देखने को मिला। पहले क्या था कि क्या होता था पहले कि जो मैन है यानी कि बॉय है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी कि लड़का ही होना चाहिए। तो अब जो है ये सिचुएशन जो है वो चेंज होती दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो भी हद से ज़्यादा हुई है, क्योंकि पॉपुलस जो कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो आने वाले टाइम में ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस करेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में भी हमारी इंडिया जो है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर बात करें इंडिया के द्वारा अचीव किया गया टोटल फर्टिलिटी रेट, अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट इसको बोलते हैं, जो बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो वो कितनी हुई है? 2.0 थी, अब ड्रॉपिंग हुई है फिगर इसकी ड्यूरिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से 2.2, ठीक है। तो इसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उसके बावजूद जो जेंडर रेशियो है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला कि वुमेन्स जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई एज अ मैन, ठीक है। तो 1000 मैन है, उससे ज़्यादा वुमेन्स जो है वो ज़्यादा रिकॉर्डेड की गई इसमें। जेंडर रेशियो अगर बर्थ के हिसाब से देखें लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, तो उसमें क्या रहा देखो, कई सारी डिस्क्रिमिनेशन भी लास्ट 5 ईयर्स में या पास्ट ईयर्स में देखने को मिले। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सन यानी कि बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी कि बेटा ही पैदा हो, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था। तो अब जो है ये सिचुएशन जो आने वाली अब जनरेशन है, जो आ चुकी है जनरेशन, तो उनका जो माइंड सेट है वो अब चेंज हो चुका है इस मामले में, ठीक है। तो न्यू जनरेशन है, न्यू सोच है, क्लियर। तो कैसे काउंटर करके चलना है चीज़ों को, पॉलिसी और लॉ के थ्रू कैसे हमने चीज़ों को सही तरीके से प्रॉपर वे में अपनी सोसाइटी में, अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अदर एरियाज़ की अगर बात करें, स्पेशली जो चाइल्डहुड न्यूट्रिशन है, ठीक है, उस केस में मार्जिनल गेन आया, उसमें भी हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि रिसाइलेंट करने की ज़रूरत है, फोर्टिफाई सिस्टम कैपेबल जो डिलीवरिंग सिस्टम है, स्पेशली जो हॉस्पिटल्स में, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो पहले जो था घर पे ही डिलीवरी की जाती थी, ठीक है। तो मेजर जो ब्लड शुगर है उसके कारण भी कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन जो है पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है, इस सर्वे के हिसाब से फर्स्ट टाइम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा हाईलाइट किया गया कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, आज के टाइम में हम क्या खा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसा हमारा लाइफस्टाइल है वैसे हमारी हेल्थ भी रहेगी। तो उसी के हिसाब से जो डिजीज़ आज के टाइम में लोगों को देखने को मिल रही हैं, और कम उम्र में ही हार्ट अटैक जो है उसके केसेस भी आपके सामने बहुत सारे देखने को मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बावजूद अगर हम बात करें, इस मैप में देखिए आप, सेंसस जो है इंडिया 2011 के हिसाब से चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें पंजाब अगर देखें, राजस्थान में देखें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, मेंस और जो वुमेन्स हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें कि नंबर ऑफ़ जो फीमेल्स है पर 1000 मेल, ठीक है, एज के हिसाब से, स्पेशली जो है 0 to 6, ठीक है, कि इसमें क्या बोला जाता है कि जो सन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कंपेरिजन टू जो डॉटर रहती है, ठीक है। तो यानी कि बर्थ के हिसाब से, क्लियर। तो ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल आपको दे रखी है कि कौन कौन सी स्टेट में किस किस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बावजूद अगर देखिए स्लाइड में देखिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो की इंडिकेटर्स जो इसमें दे रखे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से, तो इसमें क्या देखा गया है कि जो फीमेल पॉपुलेशन है एज्ड स्पेशली 6 ईयर और अबव जो है, तो वो अटेंड कर रही है स्कूल्स, कितने परसेंट? 65.6% जो 6 से ज़्यादा साल की जो बच्चियां हैं वो ओनली 65.6% ही स्कूल को अटेंड कर रही हैं। ओवरऑल अगर सेक्स रेशियो देखें, जो फीमेल है वो 1000 मेल के हिसाब से देखें, तो अब की बार क्या हुआ है, मेल से भी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रही है, 1045, ठीक है। और सेक्स रेशियो बर्थ फॉर चिल्ड्रन बोर्न लास्ट 5 ईयर्स देखें तो कितना है, 1000 और 934, ठीक है। तो वुमेन जो है वो इलिटरेट यानी कि कम पढ़ी लिखी, इलिटरेट सॉरी, जो पढ़ी लिखी हैं कितनी है, 68.6% है। मैन जो लिटरेट हैं यानी कि 79.5% है, यानी कि वुमेन के कंपैरिजन मैन जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आज के टाइम में। अगर फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बात करें तो वुमेन जो है जो यूज़ कर रही हैं इंटरनेट आज के टाइम में वो कितना है, 21% है।
मेन जो है ये यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट 48.8% है। आज के टाइम में देखिए कई वुमेन्स ऐसी भी हैं जिनको फ़ोन नहीं दे रखा, हस्बैंड के पास तो है बट वुमेन के पास नहीं है बिकॉज़ वो इलिटरेट हैं, ठीक है? तो वुमेन्स को एक हिसाब से पढ़े लिखे भी होना चाहिए ताकि वो फ़ोन वगैरह यूज़ कर सके, इंटरनेट यूज़ कर सके, उसको पता हो, क्योंकि आज के टाइम में देखो ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है? अगर उसको पता ही नहीं होगा कि बच्चे के स्कूल से क्या-क्या वर्क आ रहा है, कैसे-कैसे पढ़ाई चल रही है, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी, ठीक है? तो इसलिए वुमेन का लिटरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे भी सर्वे के हिसाब से भी देख सकते हैं कि 21% ओनली वुमेन्स है हमारे इंडिया में जो इंटरनेट यूज़ कर रही हैं एज़ कंपैरिज़न टू वुमेन, ठीक है? वुमेन की एज जिनकी 20 टू 24 ईयर्स है, ठीक है? तो मैरिड बिफोर द एज 18, ठीक है? तो 29.3% है ऐसी वुमेन्स। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश जो है उनमें जो कंडक्ट करवाया गया, ये सर्वे 2019 में कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है? बाय द सिग्मा रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था, तो ये आंसर राइटिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे अगर बात करें तो अनीमिया जो है यानी कि खून की कमी जो देखने को मिलती है, ठीक है? अमंग 6 टू 59 मंथ्स ओल्ड जो बच्चे रहते हैं, स्पेशली पंजाब में जो है, ये देखो बॉटम 5 के जो हैं, बॉटम 5 के स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड। यहाँ पे जो बच्चे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा खून की कमी के शिकार जो बच्चे हैं ये देखने को मिलते हैं। टॉप 5 अगर देखें, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, यहाँ पे सबसे कम बच्चे ऐसे हैं जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम है। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, ठीक है? और पुडुचेरी भी बोलते हैं। तो 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसमें कवर की गई थी फेज़ सेकंड में इस अनीमिया के डाटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी, डिटेल में मैंने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो ये आप लोगों की रिवीजन भी होगी। कुछ न्यू पॉइंट्स थे जो आज के आर्टिकल्स में थे, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अगर फिर भी कोई इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो हंगर जो है यानी कि भूखमरी जो रही, हंगर की सिचुएशन रही, खाने की जो प्रॉब्लम रही, वो एब्सेंट रही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा में, ठीक है? तो ये सारा ये एनालाइज कर रखा है। ऊपर से अगर हम बात करें जो स्टंटेड बच्चे रहते हैं, स्टंटेड यानी कि लो हाइट फॉर एज, ठीक है? एज के हिसाब से जो हाइट है वो कम है, ठीक है? तो इसमें स्टडी की गई है, तो हायर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो हैं एज्ड 5 से ज़्यादा जो हैं उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेस्टर्न जो बच्चे हैं, वेस्टर्न मतलब लो वेट फॉर हाइट के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं अगर ये कंपेयर कर रखा है, ठीक है? 2015-16 का। क्लियर? अंडरवेट जो बच्चे रहते हैं, लो वेट फॉर एज, क्लियर? तो अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे जो ज़ीरो हंगर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही बात करता है कि हमने भूखमरी को ख़त्म करना है। अगर केरला की बात करें, ये टॉप ऐसा स्टेट बना 2020 का। यहाँ पे 19.7% जो चिल्ड्रन है, ठीक है? तो वो अंडरवेट रहे। तो हायर रही ये 2015-16 की बात करें 16.1, ठीक है? तो पहले 2015 में कितने थे? 16.1 थे। अब इसका जो केसेस है वो हाई हो चुके हैं 19.7%, ठीक है? ज़ीरो हंगर यानी कि भूखमरी के शिकार जो बच्चे हैं। अगर बात करें झारखंड जो है ये बॉटम में रहा, क्लियर? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 39.4% था, ठीक है? तो लोअर हो गया 47.8%। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बात की जा रही है बिटकॉइन की बात की जा रही है। बिटकॉइन क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है? तो ये डिजिटल करेंसी है, तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है? उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? कभी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला गया तो कभी बहुत ज़्यादा कम चला गया। तो बिटकॉइन जो है लोग आज के टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि हम क्या करेंगे, बिटकॉइन को बैन करेंगे, ठीक है? तो बिटकॉइन को बैन करना सही सोल्यूशन है या नहीं है, ये तो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हाँ, बैन करना सही सोल्यूशन नहीं है, रेगुलेट करना इसका सही सोल्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरबीआई को ये बोला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया कि बैन करना जो है वो सही सोल्यूशन नहीं है, हम इसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है?
तो बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की। बिटकॉइन का ओरिजिन कब हुआ, क्रिएशन कब हुआ, 2008 में किसके द्वारा किया गया, ये आज तक किसी को पता नहीं है। 2018-19 की बजट स्पीच में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा, इट डज नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल टेंडर, ठीक है, कि हम क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर अनाउंस नहीं करेंगे, ना ही अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो एल सल्वाडोर जो है आज के टाइम में, जो अगर बात करें, एल सल्वाडोर ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लिया है एज अ लीगल टेंडर, ठीक है। बाकी जो हैं जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मैक्सिको हो गया, निकारागुआ हो गया और पनामा हो गया, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि ये भी बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर जो है वो अडॉप्ट कर लेगी, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन जो है अलग अलग टाइप की आपको क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं क्रिप्टो करेंसीज की, क्लियर। तो अलग अलग टाइप्स की रहती हैं, बिटकॉइन हो गया, फिर बिटकॉइन कैश हो गया, तेथर हो गया, ठीक है, जेड कैश हो गया, ये सारी क्या है, इसकी क्या है, टाइप्स हैं क्रिप्टो करेंसीज की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो आरबीआई के द्वारा इशू किया गया था सर्कुलेशन की, हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, जितने भी बैंक्स हैं जो डील कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से उसको हम बैन करेंगे, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया आरबीआई को ये सरासर क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, क्यों बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारे संविधान में अगर बात करें तो हमारे संविधान में पार्ट 3 में क्या रखे गए हैं, फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में रखे गए हैं, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 टू 35, क्लियर। तो उसमें आपको देखने को मिलता है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, किस में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। उसमें क्या बोला गया है, उसमें आपको फर्दर 6 राइट्स दे रखे हैं। तो इसमें जो राइट है जिसका नाम है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, ठीक है, कि कोई भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी हम प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई है, इसलिए ये क्या है, संविधान के हिसाब से क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इसको रेगुलेट करेंगे, बैन नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम रेगुलेट करके ये बताएंगे लोगों को कि इसकी क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां हैं, ठीक है, ताकि लोग जो हैं अवेयर हो सके इस मामले में, क्लियर। अगर बात करें, रिसेंटली ही गवर्नमेंट के द्वारा अभी अनाउंस किया जाएगा और बिल जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, क्योंकि अभी आपको विंटर सेशन भी देखने को मिलेगा, 29 नवंबर को स्टार्ट होने जा रहा है विंटर सेशन। तो उसमें जो है कई बिल जो है वो पेश किए जाएंगे। रेगुलेशन जो है ये सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन है इसका, बैन जो है वो सोल्यूशन नहीं है। तो रेगुलेशन की ज़रूरत है ताकि हम सीरियस जो प्रॉब्लम्स अगर हैं आने वाले टाइम में और आज के टाइम में भी देखने को मिल रही हैं, तो उसको हम प्रिवेंट कर सके, ठीक है, इंश्योर कर सके क्रिप्टो करेंसीज जो है इसका मिसयूज़ ना हो, प्रोटेक्ट कर सके हम अनसस्पेक्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। एक्सेसिव मार्केट जो है वायलेटली देखने को मिलती है, पॉसिबल जो स्कैम्स होते हैं उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या है, बैन इसका सोल्यूशन नहीं है, पहली बात तो ये, रेगुलेट हम कर सकते हैं चीज़ों को, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरबीआई को बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन कोटा है उसके बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट को बोला गया है कि रिविजिट करें जो इनकम क्राइटेरिया है, स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 145 जो है क्लोज 3, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 145 है, तो ये एटलीस्ट 5 जज जो हैं यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है या इसी आर्टिकल के तहत क्रिएट की जाती है। जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, तो इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बिठाई गई, ठीक है। तो ये बिल एक्ट जो है ये आप लोगों को याद रखना है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड है। अंडर आर्टिकल 143 की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है जो कंसिस्ट की जाती है एटलीस्ट 5 जजेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम से जाना जाता है, जो आर्टिकल 145 के तहत जो है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमिक जो रिजर्वेशन है, देखिए पहले जो था इकोनॉमिक रिजर्वेशन इंक्लूडेड नहीं था, ओनली क्या था,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था और साथ ही एजुकेशन के लिए था। ठीक है, तो अभी जो है इकोनॉमिक जो रिजर्वेशन है 10% कोटा दिया गया था जॉब्स में, एडमिशन में, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है। ठीक है, और अमेंड किया गया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंड किया गया और इंसर्ट किया गया आर्टिकल 15 क्लोज 6, आर्टिकल 16 क्लोज 6। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, एक्ट कौन सा था, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 का। ठीक है, और आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है आर्टिकल 145 के तहत क्रिएट की जाती है और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे जीएसटी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जो 3 रेट्स हैं, ठीक है, उसको अभी चेंज करने की बात की जा रही है। ऐसे रेट्स कितनी है, 0 है, 5 है, ठीक है, 5, 12, 18 एंड 28। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंजेस करने की बात की जा रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है आपको 5 और 12 में भी। ठीक है, और 12 और 18 में भी। तो इसमें क्या किया गया है कि 5% और 8% रख दिया जाए इसके तहत, 12% का 15% हो जाए, मर्ज कर दिया जाए 12 और 18 को, क्लियर, तो 28 को 30 से कर दिया जाए। ठीक है, तो टोटल रेट्स जो हैं वो 8, ओके, टोटल रेट्स जो है 7 जो है अज्यूम करने की बात की जा रही है इसमें। अब इम्पोर्टेंट क्या है, हम जीएसटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज के टाइम में जो है जीएसटी के अंडर कौन सी चीज़ें नहीं कवर की गई हैं, वो है पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रियल इस्टेट जो ट्रांजैक्शन रहती है, अल्कोहलिक जो लिक्वर है यानी कि शराब वगैरह जो है उसको भी जीएसटी के अंडर नहीं रखा गया है, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स को भी। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि ऑप्शन दे रखे होते हैं आपको कि बताइए कौन सा इसमें जीएसटी के अंडर नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो पेट्रोलियम है, लिक्वर है, शराब वगैरह जो रहती है, ठीक है, नॉन जीएसटी सप्लाईज जो है नॉट कवर अंडर दी जीएसटी एम्बेड। ठीक है, तो जी ये जो है जीएसटी ऑन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो जीएसटी के अंडर नहीं रखी गई हैं। बात करते हैं जो बेसिक है जीएसटी के बारे में, हम जान लेते हैं। इंडिया में जो है जीएसटी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2014 में किया गया था और बिल है 122 अमेंडमेंट बिल। ठीक है, फिर इसको अप्रूवल कब मिला, 2016 में मिला, 2017 में अडॉप्ट कर लिया गया, फोर्स में आ गया 1 जुलाई को। ठीक है, और 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं जीएसटी डे भी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। प्रोविजंस क्या है इसके, ये भी आप देख लीजिए। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कवर क्या किया जाता है सेंट्रल जीएसटी में, इसमें एक्साइज ड्यूटी कवर की जाती है, सर्विस टैक्स कवर किए जाते हैं। स्टेट जीएसटी में कवर किया जाता है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड यानी कि इंटर स्टेट जब ट्रेड करते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो तब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है इसको एज ए नॉट टैक्स की कैटेगरी में रखा गया, बट सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेट करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 246A, ठीक है, तो ये अमेंडमेंट करके इसको ऐड ऑन किया गया है। आर्टिकल 246A जो है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत क्या किया गया है, स्टेट को पावर दे रखी है, ठीक है, कि वो टैक्स लगाएगी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। इंपॉर्टेंट ये है जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल जो है ये क्रिएट की जाती है आर्टिकल 279A के तहत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल फाउंड किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी। चेयरमैन जो रहते हैं इसके जीएसटी काउंसिल के, वो कौन रहते हैं, हमारी कंट्री के जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो उसकी क्या है, जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है, और जो अदर मिनिस्टर्स रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और उनके मेंबर। तो काउंसिल जो है ये एडवाइस करती है, एडवाइस देती है सेंटर को। ठीक है, विल बी 1/3 वोटिंग पावर रहती है काउंसिल के पास, और स्टेट्स के पास रहती है 2/3। जो डिसीजन रहता है 3/4 मेजोरिटी का रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, एक कार्टून की बात की जा रही है जो अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म लॉस जो है इसको रिपील करने की बात की जा रही है। उसी के साथ जो लेबर कोड्स थे, ठीक है, 3 लेबर कोड्स आए थे ना, तो 3 लेबर कोड्स को भी यहाँ पे क्या रिवील करने की बात हो रही है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है इसके तहत। ठीक है, तो फॉर्म लॉस जो है ये याद रखिएगा, आर्टिकल 245 जो है इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत जो
आर्टिकल्स हैं, सॉरी आर्टिकल्स कह रही हूँ, एक्ट जो हैं वो क्या किए जाते हैं, रिपील किए जाते हैं। ठीक है, पावर है पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 245 के तहत। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट की। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। तो 37th एडिशन यहाँ पे देखने को मिला इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको कॉर्पेट बोला जाता है। तो इंडियन नेवी एंड इंडोनेशिया नेवी के, इंडोनेशियन नेवी जो है उनके बीच में ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है। ठीक है, कॉर्पेट जो है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ट्वाइस ईयर, यानी कि साल में 2 बार आपको देखने को मिलती है। 2002 से इसको कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया गया। उसके अलावा देखिए कि एम क्या है इसका, कि इंडियन ओशियन में सेफ्टी कैसे बना के रखनी है, सिक्योर कैसे रखना है, स्पेशली जो कमर्शियल शिपिंग है, यानी कि कमर्शियल यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो शिपिंग है उससे रिलेटेड भी कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसको कैसे सिक्योर करके चलना है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको कैसे आगे लेके चलना है, कंडक्ट करवाना है लिजिटिमेट जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं। अदर मिलिट्री एक्सरसाइज अगर बात करें तो इंडोनेशिया के साथ हमारी जो देखने को मिलती है वो समुद्री शक्ति है। ये बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बाइलेटरल का मतलब क्या रहता है, 2 कंट्रीज़ के बीच की बात हो रही है। ट्राइलेटरल यानी कि 3 कंट्रीज़, मल्टीलेटरल यानी कि 3 से ज़्यादा कंट्रीज़। ओके, गरुड़ शक्ति यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर, तो ये समुद्री शक्ति नेवी एक्सरसाइज है, गरुड़ शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा ये इंडोनेशिया के साथ है। क्लियर, नेक्स्ट है एक्सरसाइज दोस्ती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो हाल ही में इसका 15th एडिशन देखने को मिला, बाइलेटरल ट्राइलेटरल कोस्ट। अभी यहाँ पे ट्राइलेटरल आ गया, यानी कि 3 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, वो है इंडिया है, मालदीव्स है, श्रीलंका है। ठीक है, तो मालदीव में ये एक्सरसाइज देखने को मिली। इंपॉर्टेंट ये है 2021 जो है 30 ईयर्स इस एक्सरसाइज के सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, जब इसका फर्स्ट लॉन्च किया गया। एक्सरसाइज जो है इसका फर्स्ट लॉन्च कब किया गया, 1991 में किया गया, इंडियन एंड मालदीव कोस्ट गार्ड। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की तो इंडियन और मालदीव जो कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई। श्रीलंका के द्वारा 2012 में ज्वाइन किया गया इसको। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज जो है ये पास्ट 10 ईयर से जो फोकस कर रही है एक्सरसाइज, ये स्पेशली जो ड्रिल्स ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन सी एक्सीडेंट, स्पेशली जो सीज में इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सी में पोल्यूशन देखने को मिलता है, उसको कैसे हमने एलिमिनेट करना है, पास्ट 10 ईयर से इस पे फोकस दिया जा रहा है। अगस्त जो है 2021 में इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको 4 पिलर एग्रीमेंट बोला गया सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के पर्पज से। ठीक है, तो पहला क्या है, मैरीन सिक्योरिटी कैसे हमने बढ़ानी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जब इंसान को खरीदा बेचा जाता है, स्पेशली वुमेन्स, बच्चों को। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, काउंटर टेररिज्म। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है, साइबर सिक्योरिटी पे कैसे हमने प्रिवेंशन लेके आनी है। ठीक है, तो कैसे प्रिवेंट करना है इसको, साइबर सिक्योरिटी को भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस 4 पिलर पे बेस्ड था ये एग्रीमेंट, जो तीनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मालदीव, जिसकी कैपिटल है हिमालय, श्रीलंका, ठीक है, और इंडिया यहाँ पे। ठीक है, ये इंडोनेशिया है, सॉरी इंडोनेशिया कह रही हूँ, इंडियन ओशियन है। ठीक है, और ये क्या है, अरेबियन सी। क्लियर, तो ये है इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका, और यहाँ पे क्या होगा आपका मालदीव। क्लियर, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग, अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिएगा। क्लियर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिए। अपने रिव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। ओके, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।